नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी गहन चिंतन में लग गई है कि अब आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। सबसे पहले जो समीक्षा हो रही है वो इस बात के लिए हो रही है कि सब कुछ तो ठीक था, फिर चुनाव कैसे हार गए। दरअसल एक कैलकुलेशन मिस्टेक जो बीजेपी के अंदर हुआ वो ये कि इनको ये लग रहा था कि 40% वोट अगर आ जाए तो वो चुनाव जीत जाएंगे, और इसी के बल पे ये लोग जिस तरीके से इन लोगों ने मोबिलाइज किया, जिस तरीके से बूथ लेवल पे काम किया, जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन किया, जो फीडबैक्स जो आ रहे थे उसमें बीजेपी को यही लग रहा था कि कम से कम 40% वोट हमारे पक्के हैं और इतना चुनाव जीतने के लिए काफ़ी है। और इसीलिए जब एग्जिट पोल आया था तो सारे बीजेपी के लीडर्स और जो इन चीज़ों को जान रहे थे, जो इस चीज़ को बता रहे थे कि आखिरी मोमेंट में जो वोटों का जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसकी वजह से वो बीजेपी के तरफ जो है चुनाव जाता दिख रहा है। और ये इस तरह का माहौल था कि केजरीवाल भी डर गए थे। आपको याद होगा कि वो ईवीएम और इसी पे सवाल उठाने लग गए थे केजरीवाल। लेकिन ये कैलकुलेशन बीजेपी की गलत कैसे हुई? वो गलत इस तरीके से हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के बारे में इन लोगों को लगा कि चूंकि लोकसभा में 22% वोट आई थी कांग्रेस पार्टी को, और इससे भी बेहतर प्रदर्शन जो एमसीडी का चुनाव हुआ था पिछला, उसमें कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 10-12% वोट वो लेकर के आ जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ये जो कैलकुलेशन बीजेपी का यहीं पे गड़बड़ हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 22% जो लोकसभा में लेकर के आई थी वो घट करके वो चली आई 4.5%, 4.5 नहीं 4.25%। तो 4.26% वोट जो कांग्रेस पार्टी को आया, तो इससे बीजेपी के सारे जो कैलकुलेशंस थे वो धाराशायी हो गए और ये परिणाम निकला। वो सारे के सारे वोट जो है वो, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन बीजेपी इस चीज़ को लेकर के चल रही थी कि जो मुस्लिम्स इस बार वोट करेंगे दिल्ली के अंदर वो 100%, माने इक्का दुक्का अपवाद अगर छोड़ दें उसके अलावा वो सारी की सारी सीटें जो है और सारे वोट जो है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के तरफ जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी की सबसे मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी है। तो ये तो कहानी दिल्ली की थी। कांग्रेस पार्टी 0 वोटा सन्नाटा लाने के बाद वो जश्न मना रही है कि बीजेपी को हरा दिया। अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके वो जश्न मना रही है। अजीबोगरीब पार्टी है। लेकिन बीजेपी की चिंताएं अब बढ़ गई हैं, क्योंकि जो बातचीत बीजेपी के अंदर जो हो रही है, जो लीडर्स जिस बारे में चिंतन कर रहे हैं वो ये कि दिल्ली का तो सिस्टम, जो दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं वो तो उस वक्त हुए हैं जब लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा में भारी जीत के बाद इस सरकार ने वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसको आप कह सकते हैं कि जो हिंदूवादी मुद्दे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मसला हो, जैसे आर्टिकल 370 का मसला हो, जैसे राम जन्मभूमि का मसला हो, तो ये सारे जो बहुत ही ज़्यादा कोर आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे उसके ऊपर सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन फिर भी ये चुनाव हार गए। अब इसके ऊपर क्या चर्चाएं चल रही हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बीजेपी के सामने अभी 2 मुख्य चुनौतियां हैं। इन फैसलों के बाद ये जो शाहीन बाग का जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल 100% सही बात है कि ये कोई सीए के खिलाफ नहीं है, ये कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ जो ये जो कानून सरकार लेकर के आ रही है सिर्फ वही नहीं है। ये दरअसल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो जिहादी एलिमेंट है और जो इस्लामिस्ट और कट्टरवादी संगठन है, ये लोग ये जो ट्रिपल तलाक है, 370 है, राम मंदिर है, उसका वो बदला निकालने जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को बाकायदा हराने के लिए ये सब कुछ न्यौछावर करके बीजेपी को हराने में ये जुटेंगे। अब सवाल क्या है कि बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो बिहार और बंगाल की है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 14% है,
लेकिन बिहार में ये 18-19% के आसपास है। ये मार्क कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पहलू है जो जिसके ऊपर बीजेपी बाकायदा गहन चिंतन कर रही है। और बंगाल में वहाँ मुसीबत और भी बड़ी है, वहाँ पे 27-28% मुस्लिम वोटर्स हैं। मतलब ये कि जो विपक्ष होगा, जो बीजेपी की जो लड़ाई होगी वो 0 से शुरू करेंगे, लेकिन विपक्ष बिहार में वो 18 से शुरू करेगा और ममता बनर्जी वो 28 से शुरू करेगी। इतने परसेंट वोट को किस तरह से मैनेज किया जाए, इसको लेकर के गहन चिंतन हो रही है। अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग, और इसकी वजह है कि चूंकि बीजेपी तो उस तरह की पार्टी है नहीं कि हारने के बाद या जीतने के बाद वो खुमारी में 2 महीने 3 महीने बिता दे, ऐसी पार्टी नहीं है। वो अगला चुनाव की तैयारी में जो है ये लोग जुट गए हैं। अब सवाल क्या है कि एक नैरेटिव दिया जा रहा है इस देश के अंदर में कि भाई हेट पॉलिटिक्स हार गया, पोलराइजेशन की राजनीति हार गई, बीजेपी ने ये जो सीए को लेकर के आया उसलिए दिल्ली हार गई। और अब तो बहुत सारे लोगों के मुंह में जुबान आ गई है। वो अब ये कह रहे हैं, चुनाव से पहले जो लोग कह रहे थे शाहीन बाग अलग है, इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, शाहीन बाग बिल्कुल एक अलग तरह का आंदोलन है, इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। रिजल्ट आने के बाद यही लोग मूछ पे ताव देकर के कह रहे हैं कि शाहीन बाग जीत गया और बीजेपी, मोदी और अमित शाह हार गए। अब सवाल यह है कि बीजेपी करने क्या जा रही है। बीजेपी के सामने बिल्कुल लाइन जो है उनकी क्लियर है। जो बीजेपी के लीडर्स जो अब बता रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द ही ये जो सारे जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी वाली वैचारिक रूप से जो बीजेपी को बहुत नज़दीक है, जो पसंद करती है बीजेपी, जिसके बारे में बात करना, बहुत सारे काम तो हो गए और आगे आने वाले दिनों में ये लोग और एग्रेसिवली इन सब चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि अमित शाह ने पहले कहा था कि सीए के ऊपर ये 1 इंच नहीं पीछे हटने वाले हैं। तो जो लोग बीजेपी के इन विचारों से, इन नीतियों से का समर्थन करते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब बहुत जल्द ही सरकार एनआरसी भी लाने वाली है और एनपीआर को तो लाना ही लाना पड़ेगा। और उसके लिए अगर कोई सरकार मना करती है तो आर्टिकल 356 लगा करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, वहाँ पे सरकार को भंग करके एनपीआर का काम पूरा किया जाएगा। इतना डिटरमाइन हो गई है केंद्र सरकार, क्योंकि बहुत सारे जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि इस देश को, ये हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी के नाम पे और सेक्युलरिज्म के नाम पे आप हर जगह जो है 100-100, 500-500 मुस्लिम्स को इकट्ठा कर ले और देश के संविधान को और इन सारी चीज़ों को आप बाकायदा एक कटघरे में खड़ा कर देंगे। जो कानून संसद के अंदर पास हो रहा है उसे देश के मुसलमानों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हो रहा है तो वो फैसला सिर्फ इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इस देश के मुसलमान उससे एग्री नहीं करते हैं। तो ये स्थिति से बचने के लिए और इस चीज को काउंटर करना ये जरूरी है। अदरवाइज हर बार ऐसा होगा कि सरकार किसी की भी आए, कल कांग्रेस की पार्टी की सरकार आ जाए या कहीं राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, ये बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं मसला है कि अगर आप कोई कानून लेकर के आते हैं और मुस्लिम समुदाय ये कहते कि भाई ये तो हम पसंद नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है, इसलिए कानून नहीं लगेगा। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सरकार पहले तो डोलड्रम में थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी चर्चा नहीं हो रही है। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि भाई हम एनपीआर लेकर के आएंगे, एनआरसी लेकर के आएंगे। तो अब बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि किसका क्रोनोलॉजी क्या हो। आजकल क्रोनोलॉजी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो उसका क्रोनोलॉजी यही है कि एनपीआर आएगा फिर एनआरसी आएगा। लेकिन एक और क्रोनोलॉजी के बारे में मैं बता दूं, बहुत जल्द संसद के अंदर जनसंख्या कानून के ऊपर एक बिल लाया जा रहा है। वो बिल क्या है? हम दो हमारे दो। ये जो कानून है ये जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। और इंदिरा गांधी के समय से सारे लोग और सारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो।
कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब लोगों ने कहा कि हम दो हमारे दो छोटा परिवार होना चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ये कानून लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ है, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, और इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब जिस तरह से दिल्ली में जो पूरा सिस्टम बना है, जिस तरीके से सीए के खिलाफ पूरे देश में एक प्रपंच रचा गया, एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संविधान है या सुप्रीम कोर्ट है या संसद है, उसको चुनौती दी जा रही है, तो उससे निपटने के लिए ये जरूरी है कि सरकार इस तरह के हार्ड फैसले ले। और अमित शाह सिर्फ ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर नहीं आ रहे हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला कानून ही सिर्फ नहीं आ रहा है, पीछे पीछे यूसीसी भी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर के इस देश में फिर से वो शाहीन बाग और सारी चीजें होंगी। मैं आपको एक खबर दे दूं, जिस दिन काउंटिंग थी, काउंटिंग के पहले दिन बीजेपी इस बात को लेकर के बहुत ही श्योर थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो दिल्ली का चुनाव जीतने वाले हैं, और इसलिए सारे सांसदों को संसद में आने के लिए व्हिप जारी किया गया था कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाया जा रहा है, इसलिए सारे के सारे सांसद पार्लियामेंट में हो, यह जरूरी है, और सब लोग आए भी थे। लेकिन रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आया, नहीं तो उस दिन ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के रूप में पेश कर दिया जाता संसद के अंदर। चूंकि ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, इसलिए इस प्रोग्राम को जो है पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि अगर आप अचानक से हार भी रहे हैं और इस तरह के कानून, कंट्रोवर्शियल कानून को लेकर के आ रहे हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई ये गुस्से में जो है ये लोग लेकर के आ रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं उस तरीके से। लेकिन अब बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि जितने भी जो तथाकथित कंट्रोवर्शियल, जो देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था और देश की आर्थिक स्थिति, नौकरी चाकरी, जिसके बारे में सारे लोग चिंतित हैं आजकल, वो सारी समस्याओं का जड़ मूल से उसको खत्म करने के लिए जो जरूरी कानून है, जैसे जनसंख्या का कानून, जैसे यूसीसी है, उसको वो लेकर के आने वाली है। संविधान को के तरीके से, जो संविधान ने सरकारों को दायित्व दिया है किस देश के अंदर में यूसीसी होना चाहिए, संविधान के द्वारा ये तय किया हुआ है कि इस देश के अंदर में एनआरसी और एनपीआर होनी चाहिए, तो उसको वो पूरा करने वाली है। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस तरह से सिर्फ सीए के नाम पे इस देश में बवाल हुआ है, ये कानून जब आएंगे ये लोग फिर से बवाल करेंगे, लेकिन एक अंतर होगा, इस बार सरकार ने आंदोलनकारियों से निपटने में बहुत रहम दिखाया। अगली बार गृह मंत्रालय या इस तरह के उपद्रवियों से लड़ने के लिए और इनसे निपटने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही सख्त रवैया अपनाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।